ग्रे मेंस में तुक्का लगा के एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो और टॉप रैंक स्कोर कर सकते हो और अपने स्कोर को 10 से 15% बूस्ट कर सकते हो। अब तुम्हें हंसी आ रही होगी सुन के, तुम कहोगे भैया बचपन में तो आप हमें आईआईटी बॉम्बे जाने के सपने दिखाते थे और अब आप हमें तुक्का लगाना सिखा रहे हो, ये कैसी बात हुई? तो देखो सिंपल सी बात है, एनटीए जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर लेता है तो क्या उसे नहीं पता है कि बच्चे यहाँ पे स्मार्ट गेसिंग कर सकते हैं? उसे बिल्कुल पता है और वो जानबूझ के एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनाता है ताकि आप उसमें स्मार्ट गेसिंग करो। और ये भी एक स्किल है। स्मार्ट गेसिंग ऐसे नहीं हो जाती कि आप हवा में बी टिक कर दो सी टिक कर दो तो आंसर सही हो जाएगा। ये भी एक स्किल है और ऐसी टेक्निक्स आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिसको यूज करके आप अपने स्कोर को 10 से 15% इंक्रीज कर सकते हो और बहुत सेफ साइड पे चलते हुए भी आप 8 से 12 नंबर का जंप तो आराम से कर सकते हो, जिसमें हजारों की रैंक का फर्क आ जाता है। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि तुम्हें पता है वीडियो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस कहीं पर और नहीं मिलने वाले तुम्हें। और स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये स्ट्रैटेजीज आपको यूज कब करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, और कितने क्वेश्चंस में यूज करनी है। तो देखो एक मैं आपको बहुत सिंपल सा नंबर दे देता हूं, ठीक है? मैंने खुद भी ऐसे ही इसी नंबर से चल के जेई क्लियर करा है कि अगर आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप 10 to 15% क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट आप जो है इतने क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए तो आपको 4 से 6 क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाना चाहिए। और मैं अगर आपको एक बहुत सिंपल सी मैथ बताऊं तो सिंपल सी बात है भाई, अगर 4 तुक्के तुमने लगाए और 2 भी तुम्हारे सही हो गए तो उस केस में भी तुम पॉजिटिव में रहने वाले हो। देखो खुद देखो खुद देखो खुद देखो, उसमें भी तुम पॉजिटिव में रहने वाले हो। ठीक है? तो अगर हम स्मार्ट गेसिंग कर कर एक या दो क्वेश्चन या चारों भी सही कर दें तो क्या बुरा है भाई? और यही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो एक एक करके चीजों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझते हैं कि देखो सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस होंगे जो तुमने खत्म कर लिए, ठीक है, जो तुम्हारे डन हो गए, तुम्हें खुद पता है कि हाँ इसके आंसर तो मुझे पता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन होती है, तो इसमें तुम्हें लग रहा है कि यार ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें नहीं आते। अब तुम्हें तुक्का कहां पर लगाना है, ऑब्वियसली तुम यहां पर तुक्का लगाओगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर मान लो चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, ठीक है, 25% है। पर अगर तुम्हें पता है कि पहला और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अब तुम्हारे इस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने कैसे बढ़ाई? ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। तो जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पर हमें तुक्का टेक्निक्स को यूज करना है। सबसे अच्छी तरीके से यहीं पर हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर भी कर पाएंगे बट यहां पर इसका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार एक एक करके डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कि एलिमिनेशन करो ऑप्शंस का। अब कैसे करेंगे एलिमिनेशन ऑप्शंस का? भैया देखो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या जो इलॉजिकल वैल्यूज हैं उसको एलिमिनेट कर दो। देखो एग्जामिनर ये चाहता है कि तुम्हें पास पास वाली वैल्यूज में फंसाया जाए, तो एक्सट्रीम वैल्यूज में तो कभी भी आंसर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मुझे नहीं पढ़ना, मैं सीधे ऑप्शन पे जाऊंगा। और ऑप्शन से मुझे एक चीज पता लग रही है कि एक ऑप्शन है 0, एक mg कुछ दिया हुआ है, एक 3 mg कुछ दिया हुआ है और एक माइनस में दिया हुआ है। तो मुझे बात समझ में आ रही है कि एक्सट्रीम वैल्यूज में जनरली आंसर नहीं होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज में जब जनरली आंसर नहीं होता तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार देखो 0 में तो आंसर नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है। अब अगर मुझे थोड़ी बहुत भी फिजिक्स आती होगी ना तो मुझे यहां पर समझ आ जाएगा कि यहां पर इन्होंने वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पूछा है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स का जो वर्क है, ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 तो नहीं हो सकता, ये बात तो श्योर है, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आंसर इसमें या इसमें लाई करने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग चला लूंगा तो मुझे समझ आ रहा है यहां से कहीं 3 का फैक्टर तो आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आंसर ये हो सकता है। अब यहां पर ये होने या ये होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% ही है, पर मैंने अगर यहां पर एक ये गेस कर लिया, हो सकता है 50% प्रोबेबिलिटी ठीक ही हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप ऑप्शंस को, एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हो। अगली टेक्निक जो आपके सामने आती है, जनरली ये देखा गया है कि जिन क्वेश्चंस में ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव जैसे ऑप्शंस होते हैं तो 95% टाइम्स ऑल ऑफ अबव एक राइट आंसर होता है और नन ऑफ अबव केवल 5% टाइम्स ही सही आंसर देखा गया है। तो आपको यह बात समझनी है कि अगर आपको एक क्वेश्चन है और अगर तुम्हें दिख रहा है कि इसमें से तुम्हें जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक ऑप्शन करेक्ट तुम्हें मिल गया, एक ऑप्शन तुम्हें करेक्ट मिल गया और यहां पर तुम्हें ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ देख रहा है, तो देयर आर 95% चांस कि ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो सकता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो नन ऑफ अबव तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन के अंदर ना और ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है तो हाँ तुम एक गेम खेल सकते हो कि इसमें ऑल ऑफ अबव लगाकर आ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक है कि अगर मान लो तुम्हारे पास
दो ऑप्शंस काफी सिमिलर नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर उन्हीं दो ऑप्शंस में लाई करता है। देखो एग्जामिनर तुम्हें यहीं पर फंसाना चाहता है, वो चाहता है कि तुम दो ऑप्शंस में फंस के अपने क्वेश्चन को गलत कर दो। वो कभी भी दूर दूर वैल्यूज नहीं रख सकता, मैंने आपको दिखाया एक्सट्रीम वैल्यूज को तो हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो यहां पर जैसे इसको भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। अब यहां पर आपको ऑर्डर वॉर्डर बताना है। अब देखो मुझे दिमाग ही नहीं चलाना ऑर्डर वगैरह में, ठीक है, मैं क्या देखूंगा, मैं सिंपल सी चीजें देखूंगा कि यहां पर सिमिलर सिमिलर सी वैल्यूज कौन सी नजर आ रही है। तो मैं देखो कि इस ऑर्डर के अंदर लास्ट का जो एलिमेंट है वो सीओ है, इसमें भी लास्ट का एलिमेंट सीओ है, बाकी में सीएन माइनस है, ईएन माइनस है, ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो बाकी सब चारों अलग ही है। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि मैं इन दोनों ही ऑप्शंस में फंसूं, तो क्यों ना मेरे को समझ आ जाए कि दूसरा और चौथा तो आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने थोड़ा और दिमाग चलाया, थोड़ा और दिमाग चलाया, थोड़ा और दिमाग चलाया, तो मुझे समझ में आया कि यार ऐसा हो सकता है प्रोबेबली, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट गेसिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अब मेरे को नजर आ रहा है कि यार देखो ऑर्डर पूछा गया है, और ऑर्डर में एक बात तो क्लियर होगी ना कि अगर सी का, यहां पर किसका ऑर्डर है, फील्ड स्ट्रेंथ का ना, अगर सी की फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी तो दोनों की ज्यादा होगी, एक की कम और एक की ज्यादा क्यों होगी, तो प्रोबेबली आंसर हो सकता है, प्रोबेबली आंसर हो सकता है। ये मैंने क्या करा, मैंने स्मार्ट गेसिंग करी, ठीक है। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है और मेरे से पढ़ रखा है, संकल्प जौहरी से पढ़ रखा है, तो आपको आंसर पहले से आता होगा, पर मैं आपको स्मार्ट गेसिंग का तरीका बता रहा हूं। एक चीज में यहां से और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ के जाना। मैं इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं, आप इन लेक्चर्स को 10 से 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। मेरी एक बुक आती है कोवलेंट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको मंगा लेना। मंगा के अपने पूरे सारे चैप्टर्स को ना आप मुश्किल से मैक्सिमम 8 से 10 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 30 नंबर होंगे ना, ये तो आपके पक्के हो जाएंगे, और अगर मान लो कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो गेसिंग में भी आपकी हेल्प हो जाएगी इनऑर्गेनिक के अंदर। ये लेक्चर्स भी आपको दे दे रहा हूं मैं फ्री में, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले जैसे अगले एक टाइप का क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम टाइप का। मैच द कॉलम में भी एग्जामिनर आपको सिमिलर ऑप्शंस में ही फंसाना चाहता है। तो ये बात समझते हैं कि जैसे मैच द कॉलम की ट्रिक क्या है। देखो जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मुझे भाई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, मैं जाऊंगा सीधे ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो मेरे को नजर आ रहा है कि दो सिमिलर ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे समझ आ रहा है कि यहां भी ए का सेकंड दिया हुआ है और यहां भी ए का सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर इन दो ऑप्शंस में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसको मैंने काट दिया। अब इन दो ऑप्शंस को मैं देखूंगा, तो इन दो ऑप्शंस को में ही कहीं ना कहीं आंसर लाए करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर मेरे को सेम ही ऑप्शन में फंसाना चाहता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और दिमाग चलाऊंगा, तो अब आप यहाँ पे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। आपने दो ऑप्शन हटा दिए, दो बचे हैं, दो में तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। पर अगर आप, मैं कह रहा हूँ ब्लाइंड गेसिंग ना भी करें, थोड़ा दिमाग चलाएं, तो अगर मैं होता, मैं थोड़ा दिमाग चलाता, तो मैं कहता कि यार देखो डी का इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, डी का इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा। तो अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो, थोड़ी सी अगर केमिस्ट्री आती है, कि यहां पर कहने की NaCl लिखा हुआ है और NaCl क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है प्रोबेबली। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये आंसर प्रोबेबली होना चाहिए। इस तरीके से आप ब्लाइंड गेसिंग ना करके स्मार्ट गेसिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से आप चलोगे तो आप स्मार्ट गेसिंग कर सकते हो, और अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, तो आपको चीजें समझ आएंगी। अब अगली चीज है आपका खुद का इंट्यूशन। देखो मुझे पता है तुमने पढ़ाई करी हुई है, तुम्हें नहीं पता हो चाहे, बट मुझे पता है, और एग्जामिनर को भी पता है कि तुमने पढ़ाई करी हुई है, और क्वेश्चंस को भी पता है तुमने पढ़ाई करी हुई है, पर तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हें खुद इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, A B C D चार ऑप्शन अगर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, और तुम्हें एक ऑप्शन को देख के बहुत ज्यादा फील आ रही है, तुम्हें लग रहा है आंसर यही होना चाहिए, बट शायद निकल कर नहीं आ पा रहा, बट होना यही चाहिए। अपने इंट्यूशन पर खेल सकते हो, अनलेस इट इज नॉट केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, केमिस्ट्री में बहुत कांटा लगता है, तो केमिस्ट्री अगर नहीं है, फिजिक्स और मैथ में अगर आपको इंट्यूशन हो रहा है, प्लीज गो फॉर इट। आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, आपका ब्रेन आपको धोखा नहीं दे रहा है, शायद वो सही हो सकता है, और 95% टाइम देखा गया है ये चीज वर्क करती है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अगर आपकी सारी टेक्निक्स कभी भी यूज ना हो पा रही हो। अब अगली देखो, जैसे अगली टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज माय पर्सनल टेक्निक, कि भाई देखो अगर मान लो आपके सामने कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहला काम आप ये करो, अगर वहां पे टर्म्स लिखे हुए हैं तो डायमेंशन एंड एनालिसिस करके ना यूनिट निकाल लो। हो सकता है एक दो एलिमिनेशन, एक दो आपके ऑप्शन जो है उनकी यूनिट ही गलत हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और डिस्टेंस x के टर्म्स में है, तो मान लो इसकी 3x दी हुई है, इसकी 3/x दी हुई है, ठीक है, इसकी 3x² दी हुई है, और इसकी 2/x दी हुई है, तो आपको समझ आ रहा है कि यार यहाँ पर कहीं ना कहीं 3/x जो है ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायमेंशनली गलत है, राइट। इसी तरीके से ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं आप डायमेंशन एनालिसिस कर भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी चीज, कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ऑप्शन में कोई फंक्शन दिया होगा, और आपके प्रोबेबली क्वेश्चन में भी कोई फंक्शन दिया होगा,
यहां पर आप वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते हो। अगर आप वैल्यूज को पुट करते हो तो एक या दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कहीं पर भी अगर आपको एक्स वाई जेड लिखा हुआ दिख जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मेनली हो जाता है, आप थीटा एंगल पुट कर सकते हो। तो वहां पर आप कोशिश करना कि वैल्यूज को पुट करो और शायद आंसर अगर निकल सकता है तो निकाल लो। ठीक है, अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आज जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं आपको इसे यूज करना होगा। अगर आप इसे यूज करोगे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली जाकर तो प्रोबेबली ये रिस्की हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग में यूज करो। ठीक है, जब आप टेस्टिंग में टेक्निक्स को यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और जब आप टेस्टिंग में इसको यूज करोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा चल रहा है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, मेरे को कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं अगर आपको लास्ट वर्डिक्ट दूं, ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस के अंदर आप मैक्सिमम, मतलब मिनिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम आप 6 से 8 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाना। मिनिमम अगर आप चाहो तो 3 से 4 क्वेश्चन में तुक्का खेल सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन में ज्यादा लॉस भी नहीं होता, 3 ही नंबर का लॉस होता है अगर तीनों गलत हो गए, या 4 ही नंबर का लॉस होगा अगर चारों गलत हो गए। बट अगर मान लो इन 4 में से 2 भी सही हो गए तो +6 का आपको फायदा होने वाला है। और देखा ऐसा गया है कि 4 में चारों गलत जनरली नहीं होते, एक भी सही हो गया तो भी 0 रहेंगे मार्क्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से गेसिंग कर सकते हो। बट मैं फिर बोल रहा हूं ब्लाइंड गेसिंग अवॉइड करना। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं गो फॉर इट, एक भी एलिमिनेट हो जा रहा है ठीक है, देख लो थोड़ा सा लॉजिकल वैल्यूज दिख रही है लगा लो, बट कभी भी ब्लाइंड गेसिंग मत करना, वो खतरनाक हो सकता है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगम जौहरी साइनिंग।